हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रेम प्रकाश द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज महात्मा गांधी के सीरीज़ में आज आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। स्वराज पार्टी। मैं आज स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। स्वराज पार्टी क्या, सबसे बड़ी बात आता है तो असहयोग के बंद होने के बाद गांधी जी या कहा जाए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के अथक प्रयासों के बाद इन लोगों ने राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा मोटो देखा जाए तो विधानमंडल में अपनी सदस्यता को लाने के लिए इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसे कहा गया स्वराज पार्टी। क्या कहा गया? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अब इस स्वराज पार्टी की हम लोग अगर बात करते हैं तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, टॉपिक बाय टॉपिक मैं सबको बोलूँगा, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, कब हुई? 1923 में, यानी कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना यानी कि स्थल, कहाँ स्थल था? तो स्थल था आनंद भवन। आनंद भवन। आप कहेंगे आनंद भवन कहाँ? यहीं पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म है, आनंद भवन में हुआ था। इसकी स्थापना कोई थी? आनंद भवन। आप सोच रहे होंगे कि आनंद भवन कहाँ पर है, आनंद भवन कहाँ पर है? तो मैं बता देता हूँ कि आनंद जो भवन है ये आनंद भवन इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद। आप कहेंगे कि इलाहाबाद, सर इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इस इलाहाबाद को। ये इलाहाबाद किस स्टेट में है? तो इलाहाबाद आपको पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। यानी कि सिंपल सा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में स्थल आनंद भवन जो कि इलाहाबाद यूपी में स्थित है, जो कि इलाहाबाद यूपी में स्थित है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसने इसकी स्थापना की? किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना यानी कि कहा जाए कि संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हमारे CR दास। CR दास कहने का मतलब, CR दास का मतलब क्या हुआ? CR दास, सोच रहे होंगे CR दास लिख दिए, तो CR दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, CR दास मतलब चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। इनके को फाउंडर कहा जाए कौन थे भैया? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बारे में सबको ही जानते होंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनिएगा, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अब मेन मेंबर्स में किसका नाम आता है? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? अध्यक्ष अलग होंगे, सचिव अलग होंगे, दोनों में फ़र्क होता है। तो अध्यक्ष कौन और सचिव कौन? तो देखें, हम लोग ध्यान से देखेंगे। कहते हैं ये हम लोग कहा जाता है कि स्वराज पार्टी के सचिव, अध्यक्ष, तो हम लोग इस पार्टी में अगर देखें तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष थे कौन?
इसके अध्यक्ष थे CR दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन? CR दास। अब सचिव कौन? तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? सचिव। अगर सिंपल सा बोले तो ये थे हमारे अध्यक्ष और ये थे हमारे सचिव। यानी कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन? चित्तरंजन दास। सचिव कौन? मोतीलाल नेहरू। आपको बात करते हैं कि गांधी जी के सुझाव पर, ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी के सुझाव पर इस पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया। क्या कहा गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया। फिर से ध्यान से सुनेंगे, किसके कहने पे कहा गया? गांधी जी के सुझाव पर। गांधी जी के सुझाव पर क्या कहा जाने लगा? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? स्वराज पार्टी की संज्ञा दी गई। अब को बता दें कि 1925 में हमारे इसके सबसे बड़े नेता, जो कि स्वराज पार्टी के दम थे, खम थे, हर चीज़ था। 1925 में स्वराज पार्टी के जो दम थे, खम थे, मतलब हर पावरफुल व्यंग्य में से एक जाने जाते थे, जिन्होंने इस पार्टी को एक वर्चस्व दिया, इस पार्टी को एक पहचान दी। उस पार्टी के बारे में, उस बंदे के बारे में मैं क्या बोलता हूँ वो देखें। तो वो पार्टी, वो बंदा 1925 में हमारे चित्तरंजन दास का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। चित्तरंजन दास का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कब हुआ? 1925 में चित्तरंजन दास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई, उस समय के बाद क्या हुआ? ये पार्टी एकदम शिथिल पड़ गई, एकदम शांत पड़ गई पार्टी। और शांत पड़ने के बाद क्या हुआ? यह पार्टी, इसकी जस्ट एक साल होते होते इस पार्टी का क्या हुआ? अंत हो गया। एक साल होते होते पार्टी का क्या हो गया? अंत हो गया। यानी कि इस साल ये मरे, उसके बाद पार्टी क्या हुआ? शांत हो गया। शांत मतलब एकदम ऐसा शांत हो गया कि मतलब पार्टी में कोई जान ही नहीं है, पार्टी में कोई नहीं है। पार्टी का सारे कर्ता धर्ता के रूप में ये जाने जाते थे, पूरे तरीके से शांत हो गए। अब ये जब शांत हो गए, ये सब इनके सारे चीज़ जब हो गया, तो अब आप लोग एक चीज़ हम लोग अब देख लेते हैं, तो वो क्या है उसके ऊपर में हम लोग भी देख लेते हैं, तो शांत हो गया। अब इसके बाद 1926 में यह पार्टी पूरे तरह से अंत कर दिया गया। 1926 में इस पार्टी का क्या हुआ? पूरे तरीके से क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। पूरे तरीके से क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। किसका अंत कर दिया गया? तो हमारे इस पार्टी का अंत कर दिया गया, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ऐसा नहीं है कि टॉपिक ख़त्म हो गया, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल हमारे गांधी जी का, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। ओके। 1924 में गांधी जी को कह रहा हूँ क्या है, 1924 में गांधी जी को क्या किया गया? रिहा किया गया, आज़ाद किया गया कि चलिए भैया आप आज़ाद हैं, आप फ्री कर दिए गए, अब आपका आज़ाद हो गए। गांधी जब रिहा किया है, तो इन्होंने 1924 के
बेलगांव अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन। अब सोचेंगे बेलगांव अधिवेशन कहाँ है। जब गांधी जी 1924 में जब जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन, ध्यान से देखिएगा, बेलगांव अधिवेशन कहाँ पर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बेलगांव किस राज्य में स्थित है, तो बेलगांव में समझेंगे अलग चीज़ है। तो ये है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में, यानी बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दे कि गांधी जी इसमें के एकमात्र अध्यक्ष बने। एकमात्र अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ रहे और कोई नहीं बना। गांधी 1924 में गांधी जी इसके पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष के रूप में बैठे। इसके बाद गांधी जी अध्यक्ष के रूप में नहीं बैठे। गांधी जी को अध्यक्ष पद पर बैठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक बार ये पद पर बैठ गए। इसी अधिवेशन में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ 1924 में ही। गांधी जी तो 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता हुआ। इस समझौते को ध्यान सुनिएगा, इस समझौते को गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। पैक्ट क्या है? या इस पैक्ट को हम लोग समझौता भी बोल सकते हैं। पैक्ट क्या है या समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी दास पैक्ट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें जितने भी स्वराजवादी दल के जो नेता हुआ करते थे, उन स्वराजवादी दल के नेताओं को इलेक्शन में, यानी विधानमंडल की जो इलेक्शंस होती थी उसमें भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या चीज़ का अधिकार प्रदान किया गया? भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। किसको भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसमें स्वराजवादियों को, यानी कि इसमें क्या दिया गया? इसमें विधान मंडल के चुनाव में स्वराजवादियों को भाग लेने का अधिकार मिला। इसमें विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने का क्या मिला? उनको अधिकार मिला। अब भी क्वेश्चन ये है, यह एक तरह से अगर मान लिया जाए तो ये कांग्रेस की ही आंतरिक पार्टी थी, जो कि विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल दोनों में के ही इलेक्शन में भाग लेने के लिए इन्हें प्रोवाइड करवाया गया। ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग कहते थे स्वराज दल। अब हम लोग जो बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आगे हम लोग आगे टॉपिक्स को भी छेड़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। यह बहुत ही फेमस एक टॉपिक है, जिससे कि बार बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि साइमन कमीशंस को सबसे पहले भारत में भेजने के लिए क्यों सोचा गया।
साइमन कमीशन भारत में क्यों आया? तो 1919 में के कानून के प्रावधान आया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम उस समय एक आया था 1919 में, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसके प्रावधानों के बारे में, उसके समीक्षा के बारे में यह कमीशंस को भारत भेजा गया। उसमें प्रावधान था कि प्रत्येक 10 साल पर 1919 के जो कानून बन के आया था, 1919 का जो एक्ट था, उसके ऊपर एक रूल था कि प्रत्येक 10 साल यानी कि एवरी 10 ईयर्स पर उसके बारे में रिव्यू लिया जाएगा कि वो सही है या नहीं है, गलत है या उससे भी ज़्यादा। तो रिव्यू के लेने के लिए उसका यूज़ किया गया। उस रिव्यू में की बात अगर हम लोग बात करते हैं तो रिव्यू लेने के लिए किया गया। लेकिन अब कहा जाता है कि हम बात बोल रहे हैं कि 1919 में के कानून के रिव्यू के लिए, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1919 के एक्ट के समीक्षा के लिए। किसके लिए? 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए ये आया। तो 1919 प्लस 10, आप सोच रहे होंगे कि 10 तो ये तो 29 होता है, 1929 होता है। ये पहले कैसे आया? तो उस समय हमारे देश में एक पार्टी चलती थी जिसका नाम था कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी। कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी जो थी ब्रिटेन की एक पार्टी है। उस पार्टी ने सोचा कि 1929 में इलेक्शन है, उस समय इसकी समीक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने 2 साल पहले ही इस रिपोर्ट को जांचने के लिए एक 7 सदस्यीय एक समिति बनाई, 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया जिसे कहा जाता है साइमन कमीशन। इसका 2 तरीका था। पहला चीज़ ये हुआ, दूसरा ये भी डर था कि अगर कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी हार जाती है, कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी अगर हार जाती है, उसके बाद लेबर पार्टी बनती है, तो लेबर पार्टी का भारत के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था, उसके प्रति बहुत लगाव था, कहीं उसको कुछ ज़्यादा रियायत ना दिया जाए, इसके लिए कि वह 7 सदस्यीय दल। उसके बाद इसीलिए 1927 में, याद रखेंगे फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1927 में, देखिए ध्यान से, 1927 में क्या किया गया कि एक बंदे जिसका नाम था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम इन्हीं के कमेटी के ऊपर में दिया गया, जिसका नाम रहा साइमन कमेटी। जिसका नाम क्या रहा? साइमन कमेटी। ध्यान से सुनिए, इसका नाम क्या रहा? साइमन कमेटी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये साइमन जो आए थे, ये साइमन की अध्यक्षता में कमेटी जो बना, इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। यानी कि 1927 में जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई, कमीशन बना, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। फिर तो सुन लेंगे, उसमें जो कमेटी जो बना, जो भी चीज़ हुआ, उसमें कितने थे? तो 7 थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे भैया? अब सोचिए, अध्यक्ष कौन? तो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? सर जॉन साइमन। तो उसके अध्यक्ष कौन? सर जॉन साइमन। क्लियर है? कितने सदस्यों का दल था? 7। अब क्वेश्चन से ये आता है कि यह जो था, इसका भारत में विरोध क्यों किया गया? इस कमेटी का भारत में विरोध क्यों किया जाने लगा? तो इसका भारत में विरोध किए जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था
कि इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे। इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे। इसमें कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी के 4 और 3 जो सदस्य थे वो लेबर पार्टी के थे। उसमें एक भी भारतीय थे, सब यूरोपियन थे। एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका पूरे भारत में विरोध किया जाने लगा। प्लस अगर हम लोग देख लें तो इसको हम लोग व्हाइट मैन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट मैन कमीशन, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आप कहोगे कि व्हाइट मैन कमीशन क्यों? इसके अंदर एक भी भारतीयों के नहीं होने के कारण, इसमें एक भी भारतीय के नहीं होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है और यही सबसे बड़ा कारण था इसका विरोध करने का। यही सबसे बड़ा कारण क्या था? इस पार्टी का सबसे बड़ा विरोध क्या हुआ? इसी कारण हुआ। मतलब कहने का कि ये सातों के साथ जो थे वे क्या थे? यूरोपियन। अब यूरोपियन होने के चलते से व्हाइट मैन कहा गया। इसी कारण इसके पूरे भारत में क्या हो गया? विरोध हुआ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जब वहाँ से साइमन कमीशन चला तो साइमन कमीशन भारत में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि भारत में पहुंचा तो कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत में पहली बार 3 फरवरी 1928 को, ध्यान सुनिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुँचा? फिर से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुँचा? तो साइमन कमीशन बम्बई पहुँचा। फिर से सुन लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुँचा? बम्बई पहुँचा। इस चीज़ को हम इसलिए बार बार जोड़ दे रहे हैं कि ऑलवेज एग्जाम्स में क्वेश्चंस में डेट डाल जब देता है तो आप और हम क्या करते हैं कि भूल जाते कि अरे ये क्वेश्चंस था, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, तो इसका ये नहीं आंसर हुआ, इसका हम लोगों ने ये नहीं किया, क्या नहीं किया। लेकिन अब क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जब साइमन कमीशन भारत आया तो क्या, जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरा देश में सब कुछ खुला हुआ था? देश में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई? हाँ, हुई। आपने पहले ही बताया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसे व्हाइट मैन कहा गया। और ये जब बम्बई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को, तो इसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में देशव्यापी क्या हुआ? हड़ताल हुआ। पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल हुआ। ध्यान सुनिएगा, पूरे भारत में क्या हुआ? देशव्यापी हड़ताल हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन कहाँ गया? ध्यान सुनिएगा, उसके बाद साइमन कमीशन कहाँ गया? तो यहाँ से जब उसके बाद हुआ, यानी पूरे देश में जब देशव्यापी हड़ताल हो रहा था, उसके बाद साइमन कमीशन वहाँ से निकला, वहाँ से मुंबई पहुँचा। मुंबई क्योंकि समुद्र किनारा था, पहले आदमी प्लेन से नहीं आता था, पहले आदमी शिप से आते थे, बड़े बड़े जहाज जो से आते थे। तो वो मुंबई में समुद्र तट के उतरे थे। यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ के बाद ये लोगों का जत्था कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुँचा। कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में भी इसका घना विरोध किया गया। जब ये दिल्ली पहुँचे, जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुँचा, तो दिल्ली पहुँचने पर इसे काले झंडे दिखाए गए। कौन से झंडे दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए और नारा लगाया गया। ध्यान रखेंगे, नारा, ये बहुत फेमस है, ये एग्जाम्स में हर जगह पूछता है, सुने भी होंगे, साइमन गो बैक या गो बैक साइमन, क्या है ना। यानी सिंपल सा अगर हिंदी में भी हम लोग बात करें तो यही होगा,
साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ कहा जाने लगा। या तो हम लोग बोल सकते गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारा लगाने लगा, किसी का विरोध करते, आपको कहा जाए आपके प्रति कुछ ना हो तो आप क्या चाहते, तुरंत जाकर सरकार का विरोध लगाने लगते, गो बैक केस करने लगते हो, हर तरह का प्रोटेस्ट करते हो। उसी तरह पूरे साइमन कमीशन का विरोध होने लगा दिल्ली में, जिसके कारण क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल ने भी इस कमीशन का स्वागत नहीं किया सर। केंद्रीय विधानमंडल ने भी इसका स्वागत नहीं किया, इसका स्वागत किया नहीं। अब चलिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत नहीं किया तो अच्छी बात है ना। उसके बाद अब बात करते हैं कि साइमन कमीशन का अधिकृत नाम यानी ऑथराइज नेम क्या था। तो साइमन कमीशन का ऑथराइज नेम था भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग किसका नाम था, तो साइमन कमीशन का अधिकृत नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। जब साइमन कमीशन का सब जगह से जब विरोध हो रहा था, हर चीज़ हो रहा था, तो साइमन कमीशन यहाँ से निकलकर लाहौर गए। कहाँ गए, लाहौर। साइमन कमीशन यहाँ से निकल के कहाँ गए भैया, लाहौर गए, जो आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। साइमन कमीशन कहाँ गए, लाहौर गए। लाहौर में पहुँचे साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन लाहौर गए, लाहौर में पहुँचे, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि साइमन कमीशन लाहौर तो चल गए, लाहौर पहुँच भी गए। अब हमारा बात अब करते हैं कि लाहौर जब ये पहुँचे तो इनका वहाँ पर भी पूरा विरोध किया जाने लगा। उस विरोध में सबसे बड़े और सब नेता में एक आते थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ आंदोलन किए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। लाला लाजपत राय ने जब लाहौर पहुंचे साइमन तो उनके खिलाफ किया गया, कमीशन के खिलाफ। प्रदर्शन में क्या हुआ कि इनके विरोध को देखते हुए पुलिस ने उनके पर लाठी चार्ज किया। पूरा क्या किया, लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज के कारण क्या हुआ कि 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय, लाला रुक जाएंगे एक मिनट, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय 1928 को लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में क्या हो गए, घायल हुए। इस घायल होने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों को स्पष्ट शब्दों में यह बात बोला था कि लाठी का एक एक प्रहार, लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन पर कील के समान साबित होगी। कहीं कहीं पे ताबूत भी बोलता है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी शासन पर कील के समान साबित होगी। जिसके बाद 1928 में हमारे देश के महान नेता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान सुनेंगे, किसकी मृत्यु हो गई, हमारी हो गई नहीं, हमारे देश के महान नेता, मैंने यूज़ किया शब्द, यानी देश के महान नेता का कहने का मतलब है हमारे देश के महान नेता यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। किस, अब क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई वो किसके कारण हुई, तो लाठीचार्ज के कारण हुई। किसके प्रदर्शन कर रहे थे, तो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन खिलाफ कर रहे थे, किसने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उनकी मृत्यु की दिसंबर 1928, ये याद रखेंगे, दिसंबर 1928 में हुआ। अब क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कितने जो है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। नो सर, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। साइमन कमीशन भारत में कितने बार आया, 2 बार आया, 2 बार, यानी साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। अब क्वेश्चन आता है कि जब 2 बार ये आया तो यहाँ 2 बार जब साइमन कमीशन भारत आया तो पहली बार कब आया, तो पहली बार आया फरवरी 1928, गया कब, मार्च 1928। जब इनका विरोध हो रहा था तो फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में रिटर्न हो गए। उसके बाद ये दूसरी बार, उसके जस्ट 6 महीने बाद कहा जाए या 7 महीने बाद, अक्टूबर 1928 में जब भारत आए
और अप्रैल 1929 में ये भारत से गए। अप्रैल 1929 में ये भारत से चले गए। जब ये अप्रैल 1929 में भारत से गए, उसके बाद इन्होंने भारत के में सारे कानून की समीक्षा कर ली थी। इस समीक्षा के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन 27 मई 1930 को किया। 27 मई 1930 को अपने रिपोर्ट का प्रकाशन। आप क्वेश्चन सुने, रिपोर्ट का प्रकाशन कहाँ किया? भारत ने 900 अपने रिपोर्ट का प्रकाशन कहाँ किया? तो अपने रिपोर्ट का प्रकाशन ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी लंदन में संसद भवन यानी कि उनके असेंबली में किया। किसने किया? तो उन्होंने किया। अब क्या हुआ कि 1929 में एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनते होंगे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, इस तरह का सुनते होंगे, जिन्होंने एक लाहौर षड्यंत्र केस था जो लाहौर के असेंबली पे बम फेंका गया था। तो ये लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई, इसके गुस्से में आकर 1929 में लाहौर के असेंबली में क्या फेंका गया? बम फेंका गया था। लाहौर के असेंबली में बम फेंका गया था। तो बम इसके लिए नहीं फेंका गया था कि पब्लिक को घायल कर देना अंग्रेज को, इसलिए फेंका, सिर्फ एक ऐसा बम फेंका गया था जिससे घायल ना हो, बट उनको यह आगाह हो कि आपने गलत किया है। वो विरोध जता रहे थे, विरोध जताने के लिए वह बम फेंका गया था। किसके जताने के लिए? विरोध जताने के लिए वह बम फेंका गया था। लाहौर से जो 3 बंदे निकले थे और वो गए थे दिल्ली के असेंबली में। क्लियर है? दिल्ली के असेंबली, कहाँ? दिल्ली के असेंबली में। अब इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 जो सदस्य थे उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ, फिर से सुन लेंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद दिल्ली असेंबली पर बम फेंका गया। कब फेंका गया? अब ये बात आप लोग पूछेंगे तो 1929 में। 1929 में, 1929 में। कब? 1929 में क्या फेंका गया? बम फेंका गया। कहाँ फेंका गया? तो दिल्ली असेंबली में फेंका गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 7 सदस्यीय जो दल थे साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय दल थे, इनमें 7 सदस्य जो थे वे कौन कौन थे? ये जो 7 सदस्य थे वे कौन कौन थे, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 मिनट लगेगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं 7 सदस्यों का नाम आपको बताता हूँ। ओके, नंबर 1 सदस्य थे हमारे सर जॉन साइमन। ये हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे ना। सर जॉन साइमन क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके सदस्यों की बात कर ले तो इसके सदस्य कौन थे? तो सदस्यों में वर्ण, हम, स्ट्रेथ, कोना, याल्ला, नंबर 4 लेन फोकस, नंबर 5 कैडेगन, नंबर 6 एटली। एटली वही थे, क्लेमेंट एटली, जो कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वर्नोन हार्ट वर्नोन हार्ट बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड लिखा गया ना, सॉन्ग। ये थे, ये जो थे ये सदस्य थे और ये हमारे अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन अध्यक्ष, बाकी सदस्य थे। अगर आप पूछेंगे कि कौन पार्टी से कौन थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये तो 3 अलग होते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो इसमें हम लोग अगर देख लें तो ये हमारे लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी, ये तीनों जो बंदे आ जाते हैं
ये लेबर आते थे और ये जो 4 थे बंदे ये कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड रखते थे। किससे रिलेटेड रखते थे? कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड रखते। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा था साइमन कमीशन। इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना का रिपोर्ट। फिर उसके बाद बहुत सारे गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन। तो इस सीरीज़ को मैं इसी तरह आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं इसके बाद जितने भी गांधी से रिलेटेड एक टॉपिक डालता रहूँगा, आपका कोई भी कभी छूटेगा नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।